राजेश, कीव शहर में तो सुकून है, शांति है, वहां से खतरा ऐसा लग रहा है टल गया, लेकिन आसपास के इलाके जो हैं वहां से नरसंहार की जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध को एक नई दशा और दिशा देने वाले हैं। इन्हें कैसे देखा जा रहा है और इनका युद्ध पर क्या इंपैक्ट होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए शुभांकर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस आ रही हैं इरपिन से, बूचा से, और जो हमने वहां देखा सड़कों पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, तो ये अपने आप में बहुत ही इट्स हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन देखिए, इसको पूरी तरह से एक तरह का नरसंहार मान लेना अपने आप में ठीक नहीं होगा। देखिए, हमने वहां से रिपोर्ट की थी जिस वक्त लड़ाई चल रही थी, दोनों फौजों की तरफ से लगातार रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर। जहां रूसियों को शक था कि यूक्रेन मिलिशिया बैठा हुआ है या उन्होंने पोजीशन ले रखी है, वो वहां बमबारी कर रहे थे। और जहां यूक्रेनियन फौज को ये शक था कि यहाँ रूसी सैनिक इन बिल्डिंगों में घुसे हुए हैं, वहां लगातार जो है वो शेलिंग कर रहे थे। तो इस दोनों तरफ की शेलिंग से बहुत लोग हताहत होंगे, ये तो दिस टेकन किए तो होना ही था। लेकिन जो चीज सामने आई कि हाथ पीछे बांधे हुए थे और उनको क्लोज रेंज से मारा गया है, ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है और इस पे इन्वेस्टिगेशन हर हालत में होना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ चीजें वहां पर हुई हैं तो दे आर वॉर क्राइम्स एंड दे हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड। लेकिन मैं एक चीज में फिर बोल दूं कॉशन के साथ कि इसमें अगर किसी तरह से बेलारूसियन, रशियन या किसी न्यूट्रल कंट्रीज के इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा और सिर्फ ह्यूमन राइट्स वॉच या पश्चिमी देशों के लोग उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उस चीज को हमेशा रूस नकारेगा, और राइटली सो। क्योंकि देखिए, जो चीज अगर इन्वेस्टिगेशन है तो बिल्कुल निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो अपने आप में ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। और इसमें जो वॉर क्राइम्स है, वो क्रिमिनल्स हैं, दे शुड बी पनिश्ड। जहां तक मर्सनरीज का सवाल है, मर्सनरीज का सवाल है, देखिए चेचन जो मिलिशिया है, इट इज नॉन फॉर इट्स क्रूरल्टी, वो अपनी बर्बरता के लिए मशहूर है और उन्होंने वहां लड़ाई लड़ी है। तो ये कोई, मुझे इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी अगर उन्होंने ऐसे कुछ कुकर्म वहां किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं, ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल ओपनली दुनिया भर के मर्सनरीज को बोला था आके रूसियों के खिलाफ लड़े, और यहाँ हजारों विदेशी लड़ाके यूक्रेन के लिए भी लड़ने के लिए आए थे। शुभांकर जी, अब ये जो बातें आपने कही, ये सवाल मैंने सुशांत जी से कहा था कि अगर रूस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो क्या रूस इससे मानेगा, नकारेगा। लेकिन एक सवाल राजेश मैं आपसे और पूछ चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट युद्ध की तरफ क्या और देखने को मिलेगा, और अब ये युद्ध आपको कहां जाते हुए नजर आ रहा है? बातचीत के बाद जहां पर इस्तांबुल में बातचीत होती है उसके बाद तस्वीरें आती हैं, अब आगे यहां से क्या देख रहे हैं आप? देखिए शुभांकर, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने, जैसे आप जिक्र करते आए हैं पहले दिन से ही लड़ाई के, कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस वॉरफेयर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और यूक्रेन ने लगातार ये कोशिश की है किसी तरह से वो ह्यूमन इमोशंस जो हैं उनको, पश्चिमी देशों के लोगों की, उनको इवोक कर सके, चाहे वो बच्चों की डेड बॉडीज हो, चाहे महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो हो, चाहे किसी तरह का सिविलियन एरियाज में हमला हो। तो लगातार उन्होंने कोशिश की है कि अगर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स नहीं आ रही इस युद्ध के अंदर, तो किसी तरह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए ताकि नेटो देश इस युद्ध में शामिल हो सके, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब जो युद्ध की दिशा है मिलिट्री तौर पर, देखिए पूरा युद्ध इस वक्त पूर्व में और दक्षिण में सीमित रह गया है। डोनबास के इलाके में लगातार लड़ाई जारी है। रूस वहां कोशिश कर रहा है कि 100% जो है दोनेत्स्क का इलाका और लुगांस्क ओब्लास्ट का इलाका, उन पे कब्जा कर ले। मरियापोल में कब्जा हो चुका है। इसके अलावा जो लैंड ब्रिज जो बनाना चाहते थे क्रीमिया से डोनबास का, वो बना चुके हैं, लेकिन वो कुछ और टेरिटरी गेन करना चाहते हैं। ओडेसा पे लगातार प्रेशर बना रखना चाहते हैं, जैसे कल वहां बहुत फायरिंग हुई है, दिन में शेलिंग हुई है, ऑयल डेपो उड़ा दिया गया ओडेसा में। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ एक चीज और हो रही है। अभी फिनलैंड की तरफ से बयान आया है कि वो नेटो ज्वाइन कर सकता है। फिनलैंड जिसकी सीमा रूस से सटी हुई है, उसने बोला है कि हम बिना रेफरेंडम के अभी नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। बातचीत से कोई मसला निकलता है तो ठीक है, नहीं तो ये युद्ध आगे कहीं बहुत बड़ी विनाश की तरफ भी बढ़ सकता है। शिवांकर जी, हमारे साथ सुशांत सर भी लगातार बने हुए। सुशांत सर, देखिए अब इनकी लास्ट जो बात यहां पर राजेश ने कही कि ये विनाश की तरफ बढ़ सकता है, परमाणु हमलों का जिक्र भी हुआ है, अब फिनलैंड का भी जिक्र आ रहा है। रूस पहले ही कह चुका कि अगर संप्रभुता या सुरक्षा पर सवाल खड़ा हुआ तो परमाणु हमला करने से संकोच नहीं करेंगे। ऐसे में क्या दुनिया के लिए कुछ बड़ी बदनसीबी वाली खबरें कम से कम आहट देती हुई नजर आ रही हैं आपको? यार, बदनसीबी वाली खबरें तो आपके चैनल पे रोज ही आ रही होती है ना, यूक्रेन वगैरह से। और जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि जब फिनलैंड ये कहता है कि हम नेटो की तरफ ज्वाइन कर सकते हैं, एक बात है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें तो फिर देखना पड़ेगा क्या रूस उसको मानेगा, या रूस अपनी पुरानी नीति पे कि फिनलैंड जो है वो न्यूट्रल रहेगा
और फिनलैंड नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और उसके तहत रूस ने जो गारंटीज दी हुई हैं फिनलैंड को वो बरकरार है। लेकिन अगर फिनलैंड वो अपना जो समझौता उन्होंने कर रखा है उससे हटता है तो क्या फिनलैंड के ऊपर अटैक होगा? देखिए, यूक्रेन के ऊपर अटैक करना एक चीज थी, फिनलैंड जो है वो बेशक नेटो का मेंबर ना हो लेकिन वो पश्चिमी दुनिया का एक इंटेग्रल पार्ट माना जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करना मतलब कि आप और एक बहुत बड़ा फ्रंट खोल रहे होंगे। तो उसमें फिर ये युद्ध के फैलने की ज्यादा आशंका हो जाती है। लेकिन वापस अगर मैं उसी बात पे आऊं, राजेश ने भी वही बात की जो मैं आपसे कह रहा था कि एक तो है कि जो लोग क्रॉस फायर में मारे गए,